हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ यूपी एसजीएस, यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी के देखते हुए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पहला है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय जो संविधान सभा है थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन है 15। तो 15 सदस्य जो महिलाएं थी वो संविधान सभा में 15 महिलाओं का के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है ए, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता और न ही छीना जा सकता है। बी, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। क्या कह रहा है? संविधान का संशोधन केवल 368 में निहित जो प्रक्रिया है उससे किया जा सकता है। सी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। डी ऑप्शन है कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बी वाला क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन सही होगा कि संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सर्वोच्च है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है कि संसद और डी ऑप्शन है कि संविधान। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि संविधान सर्वोच्च होता है। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में जो किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। कहाँ पे? तो ए कह रहा है प्रस्तावना में, बी कह रहा है नीति निर्देशक तत्व में, सी कह रहा है मूल अधिकार में और डी कह रहा है उपयुक्त सभी में। तो आपको पता है प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 वर्ड को जोड़ा गया था। पहला धर्मनिरपेक्ष, दूसरा समाजवादी और अखंडता शब्द को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रेम्बल में जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था ए, प्रिवी काउंसिल, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय और डी संघीय न्यायालय। आपको पता है कि डी वाला ऑप्शन सही होगा, संघीय न्यायालय कहा जाता था। फिर जो है छठवां क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्य थे ए, जनता द्वारा चुने हुए, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, सी भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि और डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। तो यही डी वाला सही होगा कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। फिर जो है 7वां क्वेश्चन देखिए कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ए, न जीने का अधिकार, बी आजीविका का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी आश्रय का अधिकार। तो आप जानते हैं कि ए न जीने का अधिकार जो है जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है। आपको पता है कि 1994 में केस आया था, पी रथी नाम
इस मामले में कहा गया था कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी, न जीने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन 2 साल बाद ज्ञान कौर का केस आया और 1996 में, जिसमें कहा गया कि जीवन के अधिकार में न जीने का अधिकार या अर्थात मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है उसकी आधारशिला है। ए कहता है कि 74A में, बी कहता है कि 75(3) में, सी कहता है कि 75(2) में और डी कहता है 75(1) में। तो आपको पता है कि 75(3) में जो है, जो बी वाला ऑप्शन है वह सही है कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली की आधारशिला 75(3) में है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? ए भारत का उच्चतम न्यायालय, बी भारत का संविधान, सी भारत की संसद और डी भारत का राष्ट्रपति। तो आपको पता है कि बी वाला ऑप्शन सही है कि भारत का संविधान सर्वोच्च होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि इन री बेरुबारी एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सलेचर के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि विधि का शासन संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि विधि का शासन संविधान का हिस्सा है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तीसरा ऑप्शन उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तो आपको पता है कि इन री बेरुबारी के मामले में कहा गया था कि जो प्रेम्बल है, उद्देशिका या प्रस्तावना, वह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 279A माल और सेवा कर परिषद को किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया? तो जो है पहला है कि समान संविधान 2015 द्वारा। दूसरा है कि 101 संविधान संशोधन 2016 द्वारा। तीसरा है कि 98वां संविधान संशोधन 2012 द्वारा। डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी के बारे में था, जिसे 1 जुलाई जो है 2017 को लागू किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन सही है, 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा। फिर आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो आपको पता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था 99वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बारे में पूछता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्न में से किसका उल्लंघन के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? ए ऑप्शन है कि मूल अधिकार, बी ऑप्शन है कि संविधान का आधारभूत ढांचा, सी है ए बी दोनों, और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी वाला ऑप्शन है कि संविधान का आधारभूत ढांचा। संविधान का आधारभूत ढांचे के बारे में जब केशवानंद भारती का मामला देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973, उसी में आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। उसमें कुछ बताया गया था कि कुछ चीजों को बताया गया कि क्या क्या आधारभूत ढांचा है, और कहा गया था कि न्यायालय वक्त वक्त पे यह घोषित करेगी कि क्या आधारभूत ढांचा है। उसी के फलस्वरूप जब 99वां संविधान संशोधन बनाया गया तो हमारी उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब आगे क्वेश्चन है कि परमादेश या मैंडमस की रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? जो परमादेश या मैंडमस है उसकी रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? ए भारत का राष्ट्रपति, बी संसद, सी स्थानीय प्राधिकरण और डी न्यायालय या न्यायाधिकरण। तो आपको पता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। 14वां क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? भारत का संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता देता है? अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 51
अनुच्छेद 51 तथा अनुच्छेद 253। दूसरा ऑप्शन है कि 51 तथा 252। फिर तीसरा ऑप्शन है कि 50 तथा 253। फिर चौथा ऑप्शन है कि 252। तो आपको पता है कि 51 ए वाला ऑप्शन सही है, 51 तथा 253। भारत संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची को वर्णित किया गया? किस कह रहा है कि कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची वर्णित किया गया है? ए ऑप्शन है कि 7वीं अनुसूची, बी ऑप्शन है कि 246 में, सी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची और डी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 245 के तहत। तो आपको पता है 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियां दी गई हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करें? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया? पहला है कि संविधान का 80वां संविधान संशोधन, दूसरा है कि संविधान का 82वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है कि संविधान का 83वां संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है कि संविधान का 46वां संविधान संशोधन। तो आपको पता है कि डी वाला ऑप्शन सही है, संविधान का 46वां संविधान संशोधन द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार घोषित किया गया। फिर आगे क्वेश्चन है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसके बारे में कह रहे हैं कि संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ए इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में, बी IC गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, डी मोनिका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। तो आपको बता ही दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में, अर्थात जो सी वाला ऑप्शन है वह सही है। अब जो है आगे क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति होती है। ए ऑप्शन है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग, बी ऑप्शन है कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां या 100 सदस्य इसमें जो भी कम हो, सी ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/3, डी ऑप्शन है कि 100 सदस्य। तो आपको पता है कि ए वाला ऑप्शन सही है, कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। फिर क्वेश्चन है कि संविधान की 9वीं अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्न में से किस वाद में अनुज्ञेय माना गया? 9वीं अनुसूची पर न्यायिक समीक्षा किया गया, जुडिशियल रिव्यू किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में इसे अनुज्ञेय माना? पहला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा M नागराजन बनाम भारत संघ, तीसरा मिनर्वा मिल लिमिटेड बनाम भारत संघ, डी IR कहलो बनाम तमिलनाडु राज्य। तो आपको पता है डी वाला ऑप्शन सही है, IR कहलो बनाम तमिलनाडु राज्य। फिर क्वेश्चन है निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विपरीत लिंग के व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी? ए है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ, दूसरा है नलसार विश्वविद्यालय हैदराबाद बनाम भारत संघ, तीसरा है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ और चौथा है सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो ए वाला सही है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ। फिर क्वेश्चन है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रभावी हुआ था। ए 1 जनवरी 1955 को, बी 1 मई 1955 को, सी 26 जनवरी 1955 को, डी 18 मई 1955 को। तो आपको पता है कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है वह 18 मई 1955 को लागू हुआ था। हिंदू विधि है, ए ऑप्शन है कि सिविल विधि, बी ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विधि, सी ऑप्शन है संवैधानिक विधि, डी है आपराधिक या दंड विधि। तो आपको पता है कि ये पर्सनल लॉ है हिंदू विधि, तो ये क्या है? व्यक्तिगत विधि है। बी वाला ऑप्शन सही है। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं, ए श्रुति, बी स्मृति, श्री नीतिसार टिप्पणी तथा रूढ़ी और डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि उपयुक्त जो है सभी सही होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या हिंदू विधि का एक आधुनिक स्रोत नहीं है? क्या हिंदू विधि का एक आधुनिक स्रोत नहीं है? ए समता, न्याय और विवेक, बी पूर्व निर्णय, सी विधायन, डी रूढ़ी।
तो आपको पता है कि रूढ़ियां जो है हिंदू विधि के जो है आधुनिक स्रोत नहीं बल्कि प्राचीन स्रोत है, एंशियंट सोर्स है, इसलिए जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है 25वां कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से किस पर लागू होता है। ए कह रहा है कि ए जो कि जैन है और ख जो कि बौद्ध है, दोनों ही सिक्किम के निवासी हैं और इंग्लैंड में कार्यरत हैं। बी ऑप्शन है कि ग एक सिख है, घ एक हिंदू है, दोनों इंग्लैंड के निवासी हैं और श्रीलंका में कार्यरत हैं। सी ऑप्शन है कि च और छ दोनों हिंदू हैं, भूटान के निवासी हैं और इंग्लैंड में कार्यरत हैं। डी ऑप्शन है कि उपयुक्त सही। तो इसमें से कौन पे हिंदू विधि लागू होगी? तो ए वाले ऑप्शन पे जो कि ए कहता है कि जो क है वह जैन है और ख बौद्ध है, दोनों सिक्किम के निवासी हैं और इंग्लैंड में कार्यरत है, इस पे हिंदू विधि लागू होगी, बाकी पे हिंदू विधि लागू नहीं होगी। आपको मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया, आगे भी मैं कल 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी जुडिशरी दे रहे हैं तो अगर इन क्वेश्चन को आप देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा, चाहे यूपी एपीओ हो या कहीं का एपीओ हो या फिर यूपी जो बीसीएसजे और एपीओ की वैकेंसी आ रही है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलिवेंट है और अन्य भी जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सफल होंगे। कहते हैं कि अगर सफलता चाहिए तो इंसान को रास्ता अपने से बनाना पड़ता है वही सूरमा जग में जो अपनी राह बनाता है वही सूरमा जग में जो अपनी राह बनाता है। कुछ लोग चलते हैं पद चिन्हों पे, कुछ लोग चलते हैं पद चिन्हों पे, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो भविष्य में भगवान करे आप पद चिन्ह बनाइए, आप पद चिन्हों पे चलने की जो है आपकी गुजारिश न हो, आप भविष्य में बहुत सफल हो। इसी कामना के साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।